आपने जो है अपना समय निकाला, आप मिलने आए, इसके लिए मैं आभारी हूँ। आपको क्या चीज़ लेके आई है, आपके दिमाग में क्या बात है? मेरी आपका जो ग्रुप चल रहा है क्राइम फ्री भारत, उस ग्रुप में मैं ऐड हूँ। मेरे साथ मित्रों ने उसमें ऐड किया हुआ, तो आपकी कुछ रिकॉर्डिंग्स मेरे को सुनने को मिली। बहुत सारी बातों से जो है मैं प्रभावित हूँ, जिन चीज़ों के लिए आप काम कर रहे हैं। तो ऐसा मन में आया कि एक बार आपसे प्रत्यक्ष भेंट करूँ। मैं प्रोफेशनली सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन आपके कार्य जिस उद्देश्य पर आप कार्य कर रहे हैं वाकई नो डाउट बहुत अच्छा कार्य है, और आने वाले समय उसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को रहेगी और हर व्यक्ति को उस कार्य में जुड़ना भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, मेरा इसमें मानना ये है, मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ आपसे कि आपने गन्ना पेरने का वो देखा है, हाथ से चलाने वाली मशीन? यदि गन्ना को पेरने वाली मशीन से हम आटा, खाने का आटा पीसने की कोशिश करें तो क्या आटा पिसेगा? आटा क्यों नहीं पिसेगा? निचोड़ने के लिए दोनों है, पीसने का सिस्टम, दोनों का कार्य अलग अलग है। अलग। इसका मतलब है कि जो तंत्र अंग्रेजों ने अपनी अंपायर चलाने के लिए बनाया था, जी, जिस तंत्र का भूमिका ये था कि आप कैसे भारतीयों को विभक्त रखें, कैसे उनको अपमानित करें, कैसे उनका व्यवसाय और कृषि को खराब करें और उनके ऊपर एक हुकूमत करें जहाँ पर कि आपको उनको अपमानित करना, उनको शोषित करना और उनके लॉर्ड बनना, विधाता बनना, ये आपको विरासत में जो है उस सिस्टम को मिला है। आपको जो पुलिस आपने ली, वो पुलिस कब बनी थी? 1861 में बनी, ठीक है ना? जब आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी और उसके सही तथ्य भी सबके सामने नहीं आए। यदि उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी नहीं होती तो आपको ये स्वतंत्रता 1857 में ही मिल गई होती। निश्चित सर, मुझे समथिंग थोड़ा बहुत जानकारी है। और नहीं, वो तथ्य चूंकि सामने लाए नहीं गए हैं, वो तथ्य हमको, अधिकांश तथ्य जो मिलेंगे वो लोगों की जो डायरियां हैं, लोगों की किताबें हैं, और जो इनकी इंटेलिजेंस ने अंग्रेजों को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें उसका काफ़ी विस्तृत विवरण है। मतलब उसमें वो अत्याचारों का विवरण तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि अपने आकाओं को जो उन्होंने इनह्यूमन अत्याचार किया उसको बताने की हिम्मत तो उनकी नहीं थी, ठीक है ना? तो उस बात को छिपाते हुए तब भी जो है ना वहाँ के क्या हालात थे, कैसे हैंडल किया, उसका एक पक्षी आपको मिल जाएगा। मतलब उससे आपको एक वानगी मिलेगी कि चुनौतियाँ क्या थी, अंग्रेज कितने डरे हुए थे, और संभवतः यदि हमारे 3 सो कॉल्ड राजा महाराजा, यदि उन्होंने उस समय अंग्रेजों का साथ नहीं दिया होता तो आज हालात कुछ दूसरे होते। शायद आप 1857 में ही जो है स्वतंत्र हो गए। अब जो है 1861 में पुलिस एक्ट बना, वो आपको दबाने के लिए, तोड़ने के लिए बना। जानबूझ के उस तंत्र की कीमत कम रखने के लिए, उस तंत्र पे बोझा कम बने, तो उनको तनख्वाहें कम दी और उनको इस तरीके के अधिकार दिए गए जिससे वो आपको अवशोषित करके अपना जो है ना जीवन यापन कर सके, ठीक है ना? और हमने पूरी चीज को 2 भागों में बांट दिया, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। तो संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब जैसे आपको जूता लगाए जाए तो ये असंज्ञेय अपराध है,
इसको हम आईपीसी की धारा में कहेंगे कि 323 का अपराध है, राइट। और यदि हम आपको गाली देंगे तो ये संज्ञेय अपराध है। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब ये विडंबना है कि कोई आपको बेइज्जत कर रहा है, कोई आपको अपमानित कर रहा है, और उस तंत्र को जो है आपको दबाने के लिए बनाया। ये क्या आपको जो 1947 में सो कॉल आज़ादी मिली, वो एक समझौता था, और वो समझौता कमजोर तंत्र के लोगों ने किया। 1947 की बात कर रहा हूँ। 15 अगस्त 1947 को आपको स्वतंत्रता मिली। जी जी। इसके लिए एक एक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ था, वो 17 जुलाई 1947 में पारित हुआ था, और 18 जुलाई को जो है वहाँ की जो महारानी होती है उनको उसको जो है कॉन्सेंट मिला, एसेंट जिसको कहते हैं, ठीक है ना। और उसी के तहत आपको जो है स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947। 2 डोमिनियन स्टेट के तहत कौन कहाँ बटेगा ये उसमें निर्धारित किया। अब इसकी मूल भूमिका किसने निभाई? तो ये निर्णय लिया उसमें कि साहब जो वर्किंग कमेटी का जो मुखिया होगा वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो वर्किंग कमेटी जो है वो राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, राइट। तो उस वर्किंग कमेटी में 15 लोग थे, उसमें नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिला, 0 वोट मिला, राइट। 12 वोट सरदार पटेल को मिले, 2 वोट कृपलानी को मिले और 1 वोट और किसी को मिला। इस तरीके से अब ये रिश्ता देखिए, आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए रखिए कि शर्मा जी को जो है वर्किंग कमेटी में 0 वोट मिले, और उसके बाद उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो आपका चरित्र कैसा होगा? आपका चरित्र षड्यंत्र का होगा, आपका चरित्र लोगों को धोखा में रखना है, क्योंकि एन केन प्रकारेण आपको नेत्रा बने रहना है। अब थोड़ा सी देर के लिए अपन सोचें कि ये कांग्रेस जो बनी थी ये किसने बनाई थी? ये कांग्रेस कब बनी थी? तो 1885 में ये कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों ने बनाई थी, और उन चाटुकारों के माध्यम के बनाई थी, जिससे कि वो जो है अंग्रेजी बोलने वाले हों, जो यदि ब्रिटेन में पड़े हुए हों तो और भी अच्छा है, तो जिससे उनके मनोरंजन के लिए बनाई गई कि आप मनोरंजन के लिए आइए, गपशप मारिए, तो हम जो है आप एक ऐसे वॉल्व काम करेंगे, उनको कमांड करना भी आसान होगा। नहीं, उसका मकसद ये था कि यदि कोई अप्रिय स्थिति बने तो तुम जाके अपने भारतीयों को समझाओ। उन्होंने अपने लाभ के लिए बनाई, राइट। और ओए ह्यूम जो है उस समय जो है वो क्या थे? कलेक्टर इटावा थे, अंग्रेज थे। इसके बाद ढेर सारे अंग्रेज रहे, तो धीरे धीरे उन्होंने हिंदुओं को भी उसका अध्यक्ष बनाया। सुभाष जो जी हैं वो भी जो है 2 बार उसके अध्यक्ष चुने गए, और उनको 2 बार, हाँ, और उनको कभी काम नहीं करने दिया। जब वो 1948 में दोबारा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने इसके कांग्रेस के, तो गांधी जी के दबाव में उन्हें रिजाइन कर दिया। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी होगा कि सुभाष चंद्र बोस क्या शख्सियत थी। वो व्यक्ति जो है 1 महीने में जाके बिना किसी बैकग्राउंड के उसे आईसीएस में 4था रैंक मिला था, आईसीएस का 4था रैंक मिला। और उसका चरित्र देखिए कि उसने आईसीएस का जो है ना मालधार जो है ना नौकरी ना करके छोड़ के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। जब इन दुष्टों ने हर जगह समझौता कर रहे थे, तब वो बहादुर व्यक्ति यहाँ से भागा, क्योंकि उसे लगा कि ये लोग इसे मरवा देंगे, क्योंकि तो षड्यंत्रकारी लोग हैं। तो उसने जाके जो है वो कहाँ कहाँ नहीं भटका, जर्मनी पहुंचा, ये पहुंचा, और एक आज़ाद हिंद फौज बनाई। यदि आप इस बात को समझना चाहते हैं, तो जब एटली जो है भारत आए स्वतंत्रता के पहले,
तो एक जस्टिस चक्रवर्ती थे, ठीक है। तो वो उनसे मिले, उन्हीं के पास रुके, और तो जस्टिस चक्रवर्ती ने उनसे पूछा कि आपने भारत को स्वतंत्रता देने की बात कैसे मानी। तो उन्होंने पूछ भी लिया कि क्या ये नेहरू या गांधी के कारण मानी। तो उन्होंने उसका जवाब दिया, नहीं, इनकी भूमिका बहुत ही मामूली सी है। तो उन्होंने पूछा तो किसकी भूमिका है, क्योंकि आप द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुके थे, आपको जो है ना ऐसे कोई हालात थे नहीं, कांग्रेस जो है ना कोई आंदोलन कर रही थी, वो एकदम घुटी हुई हालत में थी। उस समय की जो किताबें हैं और रणनीतियाँ बता रही हैं कि कांग्रेस का जो अपना खुद का जो वो था वो बहुत नीचे था। गांधी और नेहरू दोनों ने जो है ना गिरफ्तार नहीं होना चाहते थे, ये सब उनमें किताबों में है। तो उन्होंने कहा कि फिर आपने आज़ादी दी क्यों? तो वो आज़ादी जो आपको मिली है उसके पीछे सुभाष चंद्र बोस का सर था। सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज बनाई। आज सुभाष चंद्र बोस ने जो है एक राष्ट्रगान भी बनाया है, जो जनगण मन ही है वो दूसरा है। ये तो जो है जो आज का जो जनगण मन है, जिसको आप बहुत राष्ट्रगान कहते हैं, ये राष्ट्रीय असम्मान है। आप ये बताइए, अधिनायक शब्द जो है सर उसमें प्राप्त होता है नहीं, ये जो राष्ट्रीय गान है ये सन 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, या रविन्द्रनाथ टैगोर से लिखाया गया था। और उस समय 1911 में जॉर्ज फिफ्थ, जिसको अपन हिंदी में जनरली जॉर्ज पंचम कहते हैं, तो वहाँ के राजा जो है वो यहाँ आए थे, उनकी स्तुति में ये गान लिखा गया, जन गण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। राइट? तो आप भाग्य विधाता कौन है? जॉर्ज पंचम। जिसमें अंग्रेजों की इतनी स्तुति गान हो, वो आपका राष्ट्रीय गीत कैसे हो सकता है? ये तो राष्ट्र अपमान गीत है। और नेहरू की दुष्टता देखिए कि जो आपका अपमान गीत है उसे राष्ट्रगान बनाया। क्यों बनाया? बोले इस पे जो है ना धुन अच्छी बजती है। हम कितने चाटुकार, हम कितने नालायक, हम कितने बदमाश लोग। हम में से जो लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत विद्वान था, वो इतने गधे थे कि उनके सामने हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया, उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा। आपकी हिस्ट्री के जो अच्छे हिस्से थे वो छिपा लिए गए। ये कौन से दुष्ट हैं कि जिन्होंने आपके पास अत्याचार किया आपके ऊपर, जिन्होंने आपको लूटा, आपको खसूटा, उनके नाम पे रोड बनाया है। मतलब कितने दुष्ट हैं आप, कितने दुष्ट हैं। औरंगजेब रोड क्यों होना चाहिए? भारत को शोषित किया, जिन्होंने जो है रेप किए, बदमाशियां की, मक्कारियां की, शोषण किया, आपको जो है ना धर्म बदलने के लिए आपको जो है ना वो किया, वो जो है आपसे सम्मान के हकदार कैसे हो सकते हैं? जिन लोगों ने उन्हें सम्मान दिया उनकी दुष्टता क्या थी? अच्छा, एक मैं दूसरी छोटी सी बात पूछता हूँ कि ये जो 1947 में नहीं हुआ, ये शगुफा मुस्लिम लीग ने 1930 और उसके पहले से ही चालू कर दिया। तो आपको जो है ना आपको कहते हैं सर, जो प्रमाणिकता है वो मुगल काल का, ये तो 700 साल नहीं, उसको छोड़ दीजिए आप। उसको आप, जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुसलमानों को अलग देश चाहिए, इसकी जो जड़ है वो कहाँ से आई? मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग किसने पैदा की? कांग्रेस ने पैदा की। वो कांग्रेस का हिस्सा थी। आप कितने बड़े थे कि आपने लगातार कई मुसलमानों को उस कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में वो दिया। राइट? अब्दुल कलाम जो है वो भी जो है अध्यक्ष थे। राइट? और उनको जो है वो भी बनाया गया फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। इन लोगों ने मिलकर आपकी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया, आपसे सही तथ्य छिपा लिए थे।
और जो विद्वान कहते हैं कि मैं बहुत विद्वान हूँ, उनकी विद्वत्ता के घास चढ़ने गई थी, उन्होंने जो है ना ये चीज़ पब्लिक तक क्यों नहीं लाई? वो प्रेस कहाँ गई जिसने ना इस सब का दम घुटते हुए देखा? और आप कहते हैं कि हम जो है ना चतुर्थ स्तंभ है डेमोक्रेसी के। कोई चतुर्थ स्तंभ नहीं है, अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए, ठीक है ना। अब जो है ये लोग कहाँ गए थे बताइए ना मुझे। आप ये बताइए, आपके संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसे 35A कहते हैं, और आपके साथ धोखा देने के लिए आपने कई बार उसको रूल 35A के नाम से सुना होगा। 35 का रूल। संविधान में कोई रूल नहीं होता है। संविधान में हिंदी में उसे अनुच्छेद कहते हैं और अंग्रेजी में उसे आर्टिकल कहते हैं। मतलब दुष्टता देखिए कितनी बाद में छिपी हुई है। और ये कब आया रूल 35A? ये 1954 में आया, संविधान लागू हो चुका था। तो संविधान में कोई भी चीज सम्मिलित करने के लिए संविधान ने उसमें अमेंडमेंट की व्यवस्था की, आया नहीं? बिल्कुल सही। और वो कहाँ डिफाइन है? आर्टिकल 368। तो फिर 35A बिना पार्लियामेंट के सामने जाए, बिना कैबिनेट के सामने जाए, कैसे जो है आपके संविधान का हिस्सा बना? क्या हमें उसे खत्म करने की बजाय उसे असंवैधानिक घोषित नहीं कर देना चाहिए था? क्योंकि वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत तो आया ही नहीं है। असंवैधानिक उसी पार्लियामेंट में कहते हैं असंवैधानिक है। जब इसको जो है ना बना के इसने भेजा, किसने? नेहरू ने। तो उस पर आपत्ति की तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने 8 आपत्तियां की कि ये नियमानुकूल नहीं है। ये दुष्ट कहता है हम आपसे सहमत हैं, आपसे अनौपचारिक चर्चा कर लेंगे, लेकिन आप इसे पारित करिए। उनके जो 8 पॉइंट का वो करने का जो है, राजेंद्र प्रसाद को ये खामियाजा भुगतना पड़ा कि उन्हें अस्थमा का बीमारी थी और उनको जानबूझ के जो है ना वहाँ बिहार भेजा गया, और जिस आश्रम में और उस कमरे में रखा गया जहाँ सीलन रहती थी। मतलब कितनी बड़ी दुष्टता देश के राष्ट्रपति के साथ। मतलब कितना, आप देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो उनको जो है ना षड्यंत्र करके जो है ना कश्मीर में घुसने दिया गया और उनका मर्डर कर दिया गया। ये दुष्ट कहता है कि साहब हमें मालूम है कि सब कुछ अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसकी दुष्टता। आप ये ताज्जुब करिए कि देश के प्रधानमंत्री शास्त्री जी विदेशी लैंड पे मारे जाते हैं। आपको मालूम है 2 लोग जो है इसके में यूएसएसआर में अरेस्ट हुए थे। जो एक समय के जो गवर्नर थे नेहरू, उनका खानसामा था। उस खानसामे ने जहर दिया था, ऐसा तथ्यों के हिसाब से जो है ना प्रतीत होता है। कैसा कानून था जिसमें कि वो किया गया है और हमने उसमें पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया? कौन सी शक्तियां थी? क्या उन शक्तियों, क्या हमें उसकी घोषणा नहीं करना चाहिए? 1990 में अब सबको मालूम है कि क्या हुआ कश्मीर में। मस्जिदों से जो है धमकियां दी गई, रोड पर जो है ना मर्डर किए गए, रेप किए गए, और ऐसे कठोर कठोर चीज़ें कही गई कि हमें कश्मीर चाहिए पंडितों की महिलाओं के साथ, बिना पंडितों के। उनको ओपनली रेप किया गया। आप क्या समझते हैं कि मोदी जी ने बड़ा काम कर दिया है? आप बताइए, मोदी जी ने अपराध पंजीयन करके कुछ लोगों को, जिन्होंने खुद कहा कि हम हैं, जो भी साक्ष्य थे, उनको जेल क्यों नहीं गए? आप ये बताइए, कोई भी नियम, मैं दोबारा 35A की बात करता हूँ, ये कब संविधान में घुसाया गया इलीगली, असंवैधानिक तरीके से? 1954। आपको मालूम है कि इसको लागू किस डेट से किया गया? कश्मीर के द्वारा, कश्मीर की सरकार के द्वारा 1944 को। मतलब
जो हिंदू 1944 से लेके 1947 के बीच में जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, वो कश्मीर, बाकी जगह भी आए थे और कश्मीर में भी आए थे, उनको जो है ना नागरिकता ना देना पड़े, इसलिए इसको 44 से लागू किया। अब हमें इस दौरान में जो वहाँ आईबी के और रॉ के ऑफिसर थे, उन्होंने क्या रिपोर्ट भेजी वो देखना चाहिए। यदि उन्होंने रिपोर्ट नहीं भेजी है तो अभी भी हमें, यदि वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो कम से कम हमें उनकी भर्त्सना करना चाहिए। हमने कैसे कैसे ब्यूरोक्रेट पैदा किया, हमें कम से कम कुछ नहीं करना चाहिए तो उनकी भर्त्सना करना चाहिए, और यदि जिंदा है तो उन्हें शोकॉज नोटिस जारी करना चाहिए। अब मान लेते हैं कि वहां से तो ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट आई, दिल्ली में बैठे लोगों ने उस पर सुनवाई नहीं की है, तो यदि वो लोग जिंदा हैं तो उनकी भर्त्सना, वो जिंदा है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई जो भी संभव है आज भी हमें विचारण करना चाहिए कि उनकी विरुद्ध कार्रवाई हो। क्योंकि यदि हम कार्रवाई नहीं करेंगे और यदि वो परलोक चले गए हैं तो कम से कम हम उसके ऊपर रिसर्च करके और उसके ऊपर सब कुछ करके, ये जो है सोशल मीडिया के माध्यम से ना कराया जाए। इसमें जो है कॉलेजेस में जो रिसर्च होती है, रिसर्च टॉपिक जो है ना दिए जाएं। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत सारा मटेरियल इंडिया में नहीं मिलेगा, तो इंडिया में देखें जर्मनी में क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा मटेरियल अमेरिका में मिलेगा और यूके में मिलेगा, और वहाँ पे जो मटेरियल मिलेगा वो अधिकांश मटेरियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट में मिलेगा, जो MI5 की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उसमें मिलेगा। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अंग्रेज इतने डरे हुए थे। देखिए मैं आपको बताऊं, सुभाष चंद्र बोस जी तो गायब हो गए, ठीक है ना, उनकी जो आज़ाद हिंद फौज है इनको हिंदुस्तान ने गिरफ्तार करके जो है लाल किले में उनका ट्रायल चलाया। और जैसे अंग्रेजों की आदत थी कि कोई भी अच्छा भारतीय जो आज़ादी या उसके पक्ष में कुछ भी काम करे उसको आज़ादी के बाद भी नहीं दिया गया ना सर। अभी मुझे थोड़ा सा उसको क्रम से कहने दीजिए। तो जैसे कि अंग्रेजों की आदत थी कि थोड़ी सी भी उसमें किसी को भी फांसी पे चढ़ा देते, तो आज़ाद हिंद फौज को फांसी पे क्यों नहीं चढ़ाया? क्या इसलिए कि जवाहरलाल नेहरू ने वकालत की थी? आपको क्या लगता है? जवाहरलाल नेहरू ने इसलिए वकालत की थी क्योंकि उनकी जो है पॉपुलरिटी कांग्रेस की बहुत नीचे चली गई थी रसातल में, और चुनाव साथ में था, तो अपनी पॉपुलरिटी बचाने के लिए नेहरू ने काला कोट पहन के वकालत की, लेकिन उनकी वकालत के कारण आज़ाद हिंद फौज का कोई भला नहीं हुआ, क्योंकि वो तो उसे प्रोसिक्यूट करने की बात कर रहे थे। वो तो जो है उन्होंने ना तो जो है उनको सेना में लिया, ना ही उनको पेंशन दी, ना ही उनको कोई लाभ दिया। यदि उनकी थोड़ी सी भी सिंपैथी होती तो वो देश के प्रधानमंत्री थे, अपने ढेर सारे रिश्तेदारों को गवर्नर से लेके हर कुछ बना दिया। आपने जो है ना इनका भी थोड़ा सा भला कर देते जो हमारे लिए, तो फिर आपको लगेगा कि फिर फांसी क्यों नहीं दी गई। तो फांसी जो है ना ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस के कारण नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि 1857 की गलती यदि दोबारा करने की कोशिश की, यदि एक भी जो है आज़ाद हिंद फौज को यदि आपने फांसी पे चढ़ा दिया तो अंग्रेजों को भारत से भागने का मौका नहीं मिलेगा। उसने यहां तक कहा कि भारत की फोर्सेस जो है वो अंदर से पेट्रियटिज्म में जो है ना इस समय बौखलाई हुई हैं, उनके अंदर जो है राष्ट्रीयता और देशभक्ति जागी हुई है। तो आप भारतीय जो आपकी अपनी फोर्सेस हैं उनको अपना गुलाम मान के आप यदि कुछ सोचेंगे तो बहुत बड़ी त्रुटि होगी। और उसकी बानगी मिल गई है 1946 में, जब नेवी ने जो है वहाँ पे बगावत की थी। वो ज़्यादा लोगों को बताया नहीं गया है, उससे अंग्रेज की हुकूमत बहुत बुरी तरह से डर गई। उस समय के जो कमांडर इन चीफ थे भारतीय फोर्सेस के, जिन्होंने जो है ना द्वितीय विश्व युद्ध भी लड़ा था, मिस्टर क्लॉड एमेंसन ऐसा कुछ नाम उनका, तो उन्होंने वो इतने डर गए कि उन्होंने एक एग्जिट प्लान बनाया कि यदि भारत में विद्रोह होता है तो हम अंग्रेजों को जान बचा के कैसे ले जाएंगे। ये डर, एग्जिट प्लान, कैसे भागेंगे भारत छोड़ के। जब अंग्रेज इतने डरे हुए थे, हमारे बिद्दी छाप नेता
अंग्रेजों की हर बात मान रहे थे। हमारे जो गांधी जी थे, जिन्होंने कहा कि ये देश दो भागों में हमारी लाश पे बटेगा, उन्होंने एक भी आंसर नहीं किया। उन्होंने कहा कि साहब जो यहाँ से मुसलमान भाग के चले गए हैं, उनके घर को सुरक्षित रखो, वो अभी वापस आएंगे। अरे भाई, वो वापस आएंगे तो आपने देश दो भागों में क्यों बांटा था? आपके जो हिंदू वहां से मार के भगाए गए, उनकी संपत्ति जो है यहाँ से जो मुसलमान गए उनको दे दी गई, और जो भी करना था किया उन्होंने। आपके दुष्टों ने जो लोग वहां से आए, जो मेंटल डिस्ट्रेस में थे, उनको वहीं से आगे आए, जो पहले किस्त में आ गए, उन लोगों ने जिनके पास ना कोई खाने के लिए था ना कुछ था, उन्होंने जो कुछ कमा पाया, दिन भर रात रात रोटियां बना के जो दूसरे आ रहे थे उनको जो ना देखा। भारत की सरकार ने क्या किया? क्यों नहीं किया? क्यों जिम्मेवार नहीं माना अपने आप को? क्योंकि उसमें नेहरू जैसे दुष्ट थे। आज इस विषय पे हमें बहुत रिसर्च करना चाहिए और सभी लोगों का चेहरा उसमें एक्सपोज करना चाहिए। आपको एक चीज और समझना पड़ेगी कि कोई भी पार्टी ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है, भाजपा अच्छी है? नहीं, राजनीतिक विषय तो मेरा है नहीं, विषय राजनीतिक कौन अच्छा कौन नहीं, बुरा भी हम नहीं कह देखिए, सकते। मेरा ये कहने का मतलब है, सभी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। पहले तो आप मुझे बताइए कि चाहे कांग्रेस हो या कोई भी हो, जो हमने कहा था गन्ने की मशीन है, उस गन्ने की मशीन से आटा पिसाने की कोशिश क्यों की जाए? भाई, देश का निर्माण, समाज सेवा करना, ये तो आटा पीसने वाली बात है ना, जिससे जीवन मिलता है। ये तो गन्ना पेरने के लिए बनाई गई थी। तो आगे की बात हम अगले अंक में आपसे करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के साथ बहुत विश्वासघात हुआ है, और जैसा कि सोशल मीडिया और बहुत सारी जगह पर चर्चा हो रही है, मेरा ये मानना है कि हम चर्चा से बाहर निकले, हमें मिड कोर्स करेक्शन की बात करना चाहिए कि आगे की यात्रा क्या हो। यदि हमें तंत्र बदलना है तो बदला हुआ तंत्र कैसे बदलेगा, हम उसे कैसे जनोन्मुखी बनाएं, हम कैसे उसे अकाउंटेबल बनाएं, उसे मजिस्ट्रेट ना बनाएं, उसे असीमित पावर ना दें, उसे अकाउंटेबिलिटी उसकी कुछ नहीं है, वो जो चाहे वो गलत निर्णय ले ले, उसका पटवारी जिसकी जो ना जमीन को चाहे उल्टा सीधा नाप दे। ऐसा तंत्र क्यों? ना जुडिशरी में ऐसा तंत्र होना चाहिए, ना वहां होना चाहिए। यदि आपके साथ तथ्य दिए गए हैं और तथ्यों के बाद यदि आपने गलत निर्णय लिए हैं तो अकाउंटेबिलिटी लाई जाए, तभी लोग बाग सही निर्णय लेंगे। नहीं तो वो तो आपके जो है ना हाकिम हैं, वो तो कमिश्नर हैं, वो तो जज हैं, वो तो लॉर्ड हैं, मनने के लिए आप। तो अगले पार्ट में अपन इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।